हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा आपको पता है कि प्रयोगशाला परिचारक के लिए हम लोग भौतिकी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान ब्लैंक में पानी को विस्थापित कर देता है। तो याद रखिएगा, समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आप लोगों ने आर्किमिडीज़ का सिद्धांत पढ़ा होगा। बेसिकली उसमें क्या बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक टब है, ठीक है? और टब में जैसे मान लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा एक जो पत्थर है उसको हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये जो पत्थर का जो टुकड़ा है वो बेसिकली उतना ही जगह लेगा, जितना मतलब उसका आयतन है वो उतने ही समान पानी को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। मतलब इस पत्थर का जितना आयतन है उतने ही आयतन पानी को यहाँ से ये विस्थापित कर देगा, तभी तो उसकी जगह पर आया है। एकदम सामान्य सी बात है, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जल का जो घनत्व है वो 1 ग्राम पर सीसी है, ठीक है? तो यह बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। आयतन न्यूनतम होता है, बट जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? कि आयतन जो है वो न्यूनतम होता है, लेकिन जो डेंसिटी यानी घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो जो बादल होते हैं वो किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि बेसिकली जब घनत्व कम होता है तो बेसिकली क्या होता है कि बादल जो है वो बेसिकली न्यूनतम यानी कि बोल सकते हैं विरल माध्यम। आप लोगों ने सुना होगा ना, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो विरल माध्यम में आप लोगों को पता है कि गैसों की कण की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से जो बादल बेसिकली क्या होते हैं, गैसों के ही तो कण होते हैं बादल, ठीक है? तो जो बादल हैं वो वायुमंडल में इस प्रकार से तैर पाते हैं निम्न घनत्व के कारण। अगर हाई घनत्व उनका हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी हो जाएगा, तो वो तैर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारी हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बादल जो है वो पानी और बर्फ के हजारों कणों से बना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बादल जो है वो पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। इन नन्हे कणों का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो इतना कम होता है कि हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। बादलों की संघनन के कारण बूंदें बनती है। ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, समटाइम्स आप लोगों को ऐसा फील होता होगा, जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं तो आपको लगता है कि बादल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो रहे हैं, ठीक है? मतलब बेसिकली बोल सकते हैं, ऐसा लगता है कि बादल उड़ रहे हैं। ऐसा इसी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका घनत्व इतना कम होता है कि वो आपको इस तरीके से थोड़े मतलब मूव करते हुए दिखाई देते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन पैदा होती है भाप से। याद रखिएगा इस बात को। उबलते हुए पानी, गर्म पानी, पिघलती हुई प्लावी बर्फ, सबसे ज़्यादा भाप। भाप बहुत जल्दी जलाता है। देखिए, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि आप लोगों ने स्कूल में ये वाला चीज़ पढ़ा भी होगा। जैसे मान लीजिए कि 6, 7, 8 में इस तरीके के जो डेफिनेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसिकली गुप्त ऊष्मा जो है, ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, ठीक है? याद रखिएगा। तो हम गुप्त ऊष्मा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है जो स्टीम होता है, ठीक है? स्टीम जो होता है, स्टीम में बेसिकली क्या होता है ना, गुप्त ऊष्मा होती है। इसी वजह से जो है वो भाप से जलने पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो कि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये जो हवा का जो बेसिकली बोल सकते हैं डायरेक्शन है, वो क्षैतिज दिशा में चल रहा है। इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है? ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है। तो क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, ऊष्मा का अंतरण अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवहन।
देखिए, यहाँ सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा है कि उबलते जल के द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है। इसके पीछे का क्या रीज़न होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो वो गुप्त ऊष्मा का जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है भाप में गुप्त ताप होता है या गुप्त ऊष्मा होती है। दैट इज़ व्हाई क्या होता है कि अगर आप कभी भी स्टीम से जलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी जस्ट बिकॉज़ ऑफ गुप्त ऊष्मा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि उबलते जल के द्वारा जलने की तुलना में भाप के द्वारा जलना अधिक कष्टदायक या फिर गंभीर होता है, क्योंकि उबलने पर जल के भाप में बदलने के लिए जल के अणु अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण करते हैं, जिसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए इसका मान जो है वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। इसी अतिरिक्त ऊष्मा के कारण भाप से जलने पर तीव्र कष्ट होता है। आगे देखिए, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा निम्न दाब और उच्च ताप। ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब और उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? तो याद रखिएगा, संवहन जो है वो द्रवों और गैसों में होता है, ठोस में नहीं होता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था संवहन के बारे में, कि संवहन जो है वो ठोसों में नहीं होता है, केवल द्रवों और गैसों में होता है। इसको याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि किसी भी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाले ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं, और संवहन की जो प्रक्रिया है वो ठोसों में नहीं होती है। इतना आप लोगों को याद रखना है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन जो है वो अधिक तीव्रता से होता है? तो याद रखिएगा, अल्कोहल का जो वाष्पन है वो अधिक तीव्रता से होता है। याद रखिएगा कि जिस द्रव का जो क्वथनांक है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होती है। तो बेसिकली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वाष्पन अधिक तीव्रता से होगा। देखिए, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, अल्कोहल का है 79 डिग्री सेंटीग्रेड, पेट्रोल का है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, और याद भी होगा आप लोगों को। फिर देखिए, मिट्टी के तेल का क्वथनांक जो है वो 150 डिग्री माइनस 300 सेंटीग्रेड, ठीक है। अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ वाई वो क्या होता है, सबसे तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। फिर देखिए, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो बहुत उच्च तापमान को बेसिकली जब हमको मापना होता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ताप विद्युत उत्तापमापी, ठीक है। देखिए, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तापमापी का यूज़ किया जाता है। द्रव तापमापी के द्वारा -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस तापमापी के द्वारा 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एवं ताप वैद्युत उत्तापमापी द्वारा -200 से 1600 सेंटीग्रेड तक तापमान जो है वो मापा जा सकता है। अब देखिए, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिए, अल्कोहल थर्मामीटर जो है उससे हम निम्नतम तापमान माप सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अल्कोहल थर्मामीटर का जो यूज़ होता है वो न्यूनतम तापमान को ज्ञात करने में किया जाता है। अल्कोहल का जो हिमांक होता है वो बहुत ही कम होता है, -112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि उसका जो क्वथनांक है हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल का, कितना होता है बताइए? 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जबकि आप लोगों को पता होगा कि जो पारद थर्मामीटर है उसका यूज़ जो है विशेष रूप से शरीर या फिर जलवायु या फिर किसी भी पदार्थ के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। बेसिकली अगर बोल सकते हैं, इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि इसमें पारदर्शिता ज़्यादा होती है और इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, बाकी थर्मामीटर की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, और ये टिकाऊ भी होता है और विश्वसनीय भी होता है। आप लोग बेसिकली पारद थर्मामीटर का यूज़ करते होंगे जब आप लोगों को फ़ीवर आता होगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा अधिकतम पठन थर्मामीटर, तो ये क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम रीडिंग थर्मामीटर होता है
उसका बेसिकली वह थर्मामीटर होता है जो किसी भी समय अंतराल में रिकॉर्ड किए गए सबसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर डिज़ाइन किया जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, इसका जो यूज़ है जनरली वो किया जाता है या फिर जो मेडिकल फ़ील्ड होता है उसमें किया जाता है या फिर मान लीजिए लैब होता है, लैब में किया जाता है। कई बार ऐसे होते हैं कि औद्योगिक कार्यों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और जस्ट जो इसका अपोज़िट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूनतम पठन थर्मामीटर। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा थर्मामीटर होता है जो किसी भी समय अवधि के दौरान रिकॉर्ड किए गए जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है, उसको मापने और बनाए रखने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि जो निम्नतम पठन थर्मामीटर है, उसका यूज़ जो है वो मौसम विज्ञान में होता है। दिन या रात का जो सबसे न्यून टेम्परेचर है, उसको जानने के लिए। फिर ग्रीन हाउस या फिर कृषि फसलों में इसका यूज़ होता है, प्रयोगशालाओं में होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? ये कैसे कार्य करता है अगर ये देखना है तो जैसे-जैसे मान लीजिए तापमान कम होता है, वैसे-वैसे अल्कोहल क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है और सूचक को पीछे की तरफ खींच लेता है। अब क्या होगा तापमान बढ़ेगा तो अल्कोहल फिर से फैलेगा, लेकिन सूचक वहीं रुक जाता है जहाँ सबसे कम तापमान था और इसमें सूचक कहाँ रुक जाता है, वहाँ रुक जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान था। इस बात को याद रखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है? इसको मैंने अपलोड भी किया था। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है, वो निर्भर करता है उनके टेम्परेचर पर, ठीक है? आगे देखिए, आगे लिखा है गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो ज्वाला का जो सबसे गर्म भाग होता है, वो है नॉन ल्यूमिनस ज़ोन। क्या कहते हैं सबसे गर्म भाग को? नॉन ल्यूमिनस ज़ोन कहते हैं। और ये जो भाग होता है इसका जो रंग होता है वो नीला होता है और यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। आगे देखिए शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? बताइए क्यों रखती है? क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की जो परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। याद रखिए दो कमीजों के बीच जो वायु है, वायु की परत एक रोधी माध्यम के रूप में यानी रोकने का कार्य कर देती है। ठीक है, रोकने का कार्य करती है। आगे देखिए जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट। फिर देखिए कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है, काला होता है और खुरदुरा होता है, तब वो सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। और सफेद होगा और मसृण होगा तो वो क्या करेगा बताइए, सबसे कम अवशोषण करेगा। बट यहाँ देखिए लिखा है किरचॉफ के नियम के अनुसार यह ऊष्मा का सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होगा। जैसे देखिए जो सबसे ज्यादा अवशोषण करेगा वही तो उत्सर्जन करेगा, जिसके पास ऊष्मा होगी ही नहीं वो उत्सर्जन कैसे करेगा? इसको साफ साफ समझिए। जो लोग बहुत खुश होते हैं वो दूसरों को खुशी देते हैं, जो लोग बहुत दुखी होते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। बिल्कुल वो वाला नियम यहाँ पे भी लगेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तप्त जल के थैलों में जल का जो यूज है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो ज्यादा होती है, इस वजह से। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है जिस प्रकार जल को तप्त होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इसे ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। इस कारण से जल की विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना होना मतलब जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि रोगियों की सिकाई के लिए जो है वो इसकी मतलब आवश्यकता पड़ती है। रोगियों की सिकाई के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जो गर्म जल होता है उसको हम थैलों में मतलब प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, जल की ज्यादा होती है। आगे देखिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे हुए होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है अतः धातु की चायदानियों से ऊष्मा का स्थानांतरण लकड़ी के हैंडल में नहीं हो पाता है। फिर है बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक इसलिए किया जाता है क्योंकि बुरादा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कोई क्रिया उससे नहीं करता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है बर्फ को बुरादे में इसीलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे बुरादे में से
ऊष्मा जो है वो होकर आर-पार नहीं होती है। अतः बर्फ़ के चारों ओर से बुरादे से उसको ढक देंगे, तो बर्फ़ जो है वो लेट तक से पिघलेगा, ठीक है? मतलब जल्दी से नहीं पिघलेगा। देखिए लिखा है ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास दर से। देखिए ताप उत्क्रमण क्या होता है? तो ऊँचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं ताप उत्क्रमण। इसको याद रखिएगा कि तापमान में कमी को हम बोलते हैं ताप उत्क्रमण। याद रखिएगा कि जब भी ऊँचाई बढ़ेगा तो तापमान में कमी आएगी, तो जो ह्रास दर है वो धनात्मक होगी। उसी समय नकारात्मक जब ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होगा तो ह्रास दर नकारात्मक होगी, लेकिन तापमान में जब कमी आएगी तो ह्रास दर धनात्मक होगी, ठीक है? ऑपोज़िट है तो उसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग जो है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। फिर है तारे का वर्ण किसका सूचक है? तापमान का। फिर है पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर आगे देखिए प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है, क्या कहलाती है? तो यह अपवर्तन कहलाती है। फिर देखिए प्रकाशीय फ़िल्टर का उद्देश्य क्या है? तो प्रकाशीय फ़िल्टर का जो उद्देश्य है वह है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या फिर समावेशन करना। फिर आगे देखिए प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? बताइए कैसे प्रेषित होता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखिए तारे चमकते हैं किंतु ग्रह जो है वो नहीं चमकते। क्यों ऐसा होता है बताइए? तारे चमकते हैं किंतु जो ग्रह हैं वो नहीं चमकते क्योंकि वे पृथ्वी के करीब होते हैं। कौन? तारे। तारे पृथ्वी के करीब होते हैं इसीलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे-मोटे परिवर्तन भी होते हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं, किंतु जो ग्रह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। फिर देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो याद रखिए काला। फिर आगे देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज़ होता है? अवतल लेंस का। आई होप कि आपको आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।